हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के जैसे जैसे एग्जाम पास में आते जा रहे हैं आपकी टेंशन बढ़ती जा रही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। हर स्टूडेंट की टेंशन बढ़ती जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि रिवाइज कैसे करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे कैसे प्रैक्टिस करें, क्या करें। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। हम भी साथ साथ आपके प्रैक्टिस करा रहे हैं। सपोर्ट हमारी तरफ से आपको पूरा है। इसी के चलते आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म डिस्कस करने वाले हैं। पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे फटाफट, उसके बाद जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको चैप्टर नंबर 4 में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने क्वेश्चन बनते हैं, जितने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगे। अगर आप इनको ढंग से कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर 4 से आपके मार्क्स श्योर हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले इस चैप्टर का जो सिलेबस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है सारे सिलेबस को। इसी 3 पार्ट में हम रिवाइज करेंगे, उनके एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला पार्ट, इसके अंदर अपने को मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट को पढ़ना होता है और स्टेट का एक्सपेरिमेंट है वो पढ़ना होता है। उसके बाद बायो-सावर्ट लॉ, उसके एप्लीकेशन, अलग अलग बायो-सावर्ट लॉ की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर, उनकी वजह से कितनी कितनी होती है वो सब देखना है अपने को। उसके बाद एम्पियर्स लॉ, उसके एप्लीकेशन, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए। उसके बाद आपकी सोलेनॉइड और टोरॉइड के बारे में अपने को पढ़ना है। लेकिन खास बात यह है कि सोलेनॉइड और टोरॉइड के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट पढ़ना है, क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट नहीं पढ़ना है। इट मीन्स कि हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व नहीं करनी है। देन इसके बाद बाकी का जो सिलेबस है वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आज की इस वीडियो में जो ये फर्स्ट पोर्शन है, इतना इसके सारे क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट को फटाफट रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के साथ। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं। देखो क्विकली रिवाइज करेंगे, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि अगर किसी बच्चे ने पहले ढंग से नहीं पढ़ रखा है तो उसको भी समझ में आए। तो मैग्नेटिक फील्ड, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन जिसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी जगह है, ऐसा फील्ड है, ऐसा एरिया है, ऐसा रीजन है जहाँ पे किसी आप मैग्नेटिक मटेरियल को रखोगे तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस पर्टिकुलर रीजन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। उस पर्टिकुलर रीजन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाया कैसे जाता है बुक्स में, किताबों में? ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाया जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू दिखाया जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल पे फोर्स तो लगेगा या किसी चार्ज पे फोर्स लगेगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन किस जगह, किस फील्ड में बहुत सारी जगह होगी ना, किस जगह कितना फोर्स लगेगा, किस जगह कितना फोर्स लगेगा, ये कौन बताता है? ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इसका दूसरा नाम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये क्यों लिखा है? बिकॉज कभी कभार न्यूमेरिकल में ये टर्म यूज कर ली जाती है, तो अगर आपको पता रहेगी तो बढ़िया रहेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं उसे। अब अपने को क्या पता होना चाहिए? चलो फॉर्मूले तो 1 बाय 1 करके आएंगे, लेकिन उससे पहले इसकी एसआई यूनिट क्या होती है वो पता होनी चाहिए। इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला। एसआई यूनिट होती है टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर जो होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है। ये फॉर्मूला आपका चैप्टर नंबर 6 में आएगा, बट वेबर पर मीटर स्क्वायर अभी याद रखिए, ठीक है। सीधीएस यूनिट इसकी होती है गोस। क्या होती है? गोस। और टेस्ला और गोस में क्या रिलेशन होता है? 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁻⁴ गोस, ठीक है ना। इतनी चीजें याद रखिए आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, हो जाएगा। नेक्स्ट, बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ क्या होता है? बायो-सावर्ट लॉ हमें बताता है कि किसी करंट एलिमेंट की वजह से, किसी करंट एलिमेंट की वजह से किसी आसपास जो भी रीजन है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। कोई भी करंट एलिमेंट है, किसी भी वायर के अंदर करंट दौड़ रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये बताया था ओरस्टेड ने, ठीक है ना। एनसीईआरटी के पहले पेज में लिखा हुआ है, उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ने की जरूरत है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, एक बार भी नहीं पढ़ा है, जरूर पढ़ें उसको जाके। वहीं से आपको आइडिया मिलेगा कि करंट कैरिंग वायर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कितना होता है। तो कोई करंट एलिमेंट है आइडियल, तो उससे किसी पर्टिकुलर पॉइंट P, तो यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है और r डिस्टेंस पे है। यहाँ पे इस छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड dB कैसे डिफाइन होता है? μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय r²। ये है मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का तरीका। अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में ये होता है dB वेक्टर इज इक्वल्स टू μ0/4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस r वेक्टर ओवर r³, ठीक है। याद रखें इसे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब एलिमेंट की वजह से ये छोटा सा होता है, तो इसको ही अपन इंटीग्रेट करके
एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, एसी वायर है, मान लो एसी वायर है, इसकी वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट अगर अपने को करना हो तो मैं क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि उस वायर से उस पॉइंट पी जहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो कितनी डिस्टेंस पे है। साथ ही साथ ये पॉइंट पी जो है, जो ये वायर के दोनों एंड है, यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है ना, यहाँ से कितना एंगल बना रहा है। तो अगर वो एंगल φ1 और φ2 है और उसकी डिस्टेंस r है तो मैग्नेटिक जो फील्ड की इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई ओवर 4πr साइन φ1 प्लस साइन φ2। सर यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷ याद रखें, न्यूमेरिकल में काम आएगी, न्यूमेरिकल में काम आएगी। इतनी चीजें याद होनी चाहिए, फटाफट क्विकली रिवाइज कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, अभी हम लोगों ने बात की थी एक फाइनाइट वायर की, अगर ये वायर बहुत लंबी हो, वेरी लॉन्ग हो, देन सेम पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला हो जाता है म्यू नॉट आई ओवर 2πr। इसे मैं कहूँगा कि आप याद जरूर करें, ठीक है ना, इसे याद जरूर करें। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं इनकी हेल्प से हम इनका मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे, लेकिन अगर डायरेक्शन निकालनी हो तो डायरेक्शन निकालने के लिए या तो आपको इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न पता होना चाहिए या फिर आपको राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल आना चाहिए। अब कोई भी ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें बताया था कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होता है वो सर्कुलर होता है, वो सर्कुलर होता है। अब सर्कुलर तो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड किया जाता है राइट हैंड थंब रूल से, पैटर्न कैसा है। और डायरेक्शन निकालनी हो तो लाइंस पे टेंजेंट खींच दो या फिर राइट हैंड पाम रूल यूज कर लो। राइट हैंड पाम रूल काफी ईजी होता है, मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो मान लो कि ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, इसके अंदर करंट ऊपर जा रहा है, जैसे कि मैंने डायग्राम में भी दिखाया है। इसके अंदर करंट ऊपर जा रहा है, अब आपको देखना है कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो। कुछ नहीं करना, अपना राइट हैंड लीजिए, इसका थंब जो है करंट की डायरेक्शन में कर दीजिए। अब देखिए कि आपकी जो फिंगर्स है वो कैसे कर्ल हो रही है, फिंगर जो है कैसे कर्ल हो रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं इसे दिखाऊं आपको, फिंगर जो है आपकी एंटी क्लॉकवाइज कर्ल हो रही है। कैसी कर्ल हो रही है, ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज कर्ल हो रही है। तो यानी कि इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा वो सर्कुलर होगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा। आई होप आपको बात क्लियर हो रही है। लेकिन क्वेश्चन में पूछता है कि ये जो आपकी करंट कैरिंग वायर है इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ये तो आपने पैटर्न बता दिया कि सर्कुलर है, एंटी क्लॉकवाइज है, ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ है, ये वायर है, इधर मैंने पी पॉइंट बनाया है, इधर मैंने क्यू पॉइंट बनाया है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो उसके लिए राइट हैंड पाम रूल यूज करिए, बहुत बढ़िया रूल है, आसानी से समझ में आएगा आपको। अब क्या करिए, अपना जो राइट हैंड का थंब है वो करंट की डायरेक्शन में रख दीजिए, फिर जो ये अंगुलियां है ना ये उस पॉइंट की तरफ आप डायरेक्ट करिए जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। जैसे कि मैं बात करूं पी की, पॉइंट पी के डायग्राम के अंदर देखिए, पॉइंट पी जो है वो वायर के राइट साइड में आ रहा है। ये देखो, ये वायर में करंट ऊपर जा रहा है, राइट साइड में पॉइंट पी है, मान लो यहाँ पे। अगर मेरे को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, पॉइंट इधर है, ठीक है, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में और अंगुलियां उस पॉइंट की तरफ, पॉइंट पी की तरफ, हो गया सेट। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको देखना है कि आपकी जो हथेली है, पाम है, वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। ध्यान से देखो, वो अंदर वाली डायरेक्शन में जा रही है, पाम कहाँ जा रही है, अंदर वाली डायरेक्शन में जा रही है। यानी कि उस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। कुछ लोग इसको राइट हैंड थंब रूल से घुमा के भी देखते हैं, वो भी सही है, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन राइट हैंड पाम रूल काफी इजी पड़ता है। अब ऐसे करिए, पॉइंट उसकी तरफ हो गया। अब हथेली जिस डायरेक्शन में जा रही है, हथेली के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, या फिर थप्पड़ मार के देख लीजिए, हाथ थप्पड़ मारते हो कैसे जाता है उसे लाके देख लीजिए, जिस डायरेक्शन में जा रहा है हाथ वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। अब इस वायर के लेफ्ट साइड में क्या है, इस वायर के लेफ्ट साइड में क्या है, क्यू है, इस वायर के लेफ्ट साइड में क्यू है, वहां पे मेरे को निकालनी है, वहां पे मेरे को निकालनी है। तो मेरे को हाथ को क्या करना है, अंगूठा मेरा कहाँ रहना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में, अंगुलियां मेरी उस पॉइंट की तरफ जहां मेरे को निकालना है। ये देखो ऊपर जा रहा है, पॉइंट मेरा इधर है, पॉइंट मेरा इधर है, तो देखो हो गया सेट। अंगूठा करंट की डायरेक्शन में और अंगुलियां पॉइंट क्यू की तरफ जो लेफ्ट में। अब ध्यान से देखिए, आपकी हथेली के परपेंडिकुलर कहाँ, हथेली किधर चलेगी, आगे चलेगी, थप्पड़ मारोगे तो कहाँ जाएगा हाथ, ऑब्वियस सी बात है आगे आएगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बाहर की तरफ होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बाहर की तरफ हो गया। देखो ये मैंने आपको बना के दिखाया है, पॉइंट पी पे अंदर की तरफ। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होता है
तो हम उसे क्रॉस से शो करते हैं। किससे? क्रॉस से शो करते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के बाहर होता है तो उसे डॉट लगा के शो करते हैं। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हैं। अगर क्लियर नहीं है तो वीडियो को रिवाइज करके क्लियर कर लीजिए, तभी आपको आगे वाला समझ में आएगा और क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ठीक है ना, बायो सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन है। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से अपने को मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए दो जगह, एक उसके सेंटर पे और एक उसकी एक्सिस पे। एक्सिस वाला फॉर्मूला याद है तो आप उसके अंदर एक जगह एक वैल्यू 0 पुट करोगे तो निकल जाएगा। डायरेक्ट पता होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा पूछा जाता है, ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर कोई एक करंट कैरिंग वायर है, कोई एक करंट कैरिंग वायर है जिसके अंदर करंट मैंने मान लिया कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है और ये वायर सर्कुलर है जिसकी रेडियस कैसी है? r है। इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर एक टर्न है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई ओवर 2r। अगर एक से ज़्यादा टर्न है, मान लेते हैं कि n टर्न है, तो क्या कर देंगे? n से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी बात है। देखो स्ट्रेट वायर में आता है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर में 2πr, यहाँ पे पाई नहीं आता है, यहाँ पे पाई नहीं आता है। इस चीज़ का ध्यान में रखना, इस चीज़ का ध्यान में रखना, और नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना है। उसी तरीके से एक्सिस में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि ये तो सेंटर पे था पॉइंट, ठीक है ना, तो उसकी एक्सिस पे भी हमें पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले इस सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी सेंटर पे, अगर वो आपको देखना है तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आप अंगुलियां घुमाइए। जैसे कि करंट कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। उस करंट कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो अपनी अंगुली को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, राइट हैंड की अंगुलियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, देखो कि अंगूठा कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे, उसका मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल दिया, बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की तरफ। तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, अगर ये करंट जो है इसके अंदर क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा होता तब आप ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते तो अंगूठा कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ। उस केस में अंदर की तरफ मैं लिख भी देता हूँ, इन केस ऑफ क्लॉकवाइज अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज हो तो बाहर की तरफ, आउटसाइड द प्लेन। क्लॉकवाइज हो तो इनसाइड द प्लेन। समझ में आ रही है बात? चलो बहुत बढ़िया। एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस, सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। एक्सिस पे कोई पॉइंट P है जो उसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर है, जो उसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहली बात तो करंट जो है इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, करंट जो है आपका इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर, ठीक है ना। पूरी एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर होने वाला है। कौन सी डायरेक्शन में? आपकी कहीं भी बात कर लो, लेफ्ट डायरेक्शन में होने वाला है। सिंपल सी बात ये समझ में आई? यस सर। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? तो उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई ओवर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे आई फ्लो होने वाला करंट, म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है, आर है उस पर्टिकुलर सर्कुलर वायर की रेडियस, एंड एक्स वो पॉइंट की डिस्टेंस है सेंटर से, जिस पॉइंट पे अपने को एक्सिस पे फाइंड आउट करना है। तो सेंटर की बात हो तो ये x की वैल्यू 0 हो जाती है। इस फॉर्मूले के अंदर आप x की वैल्यू 0 डालोगे तो वापस ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। थोड़ा टफ जरूर है फॉर्मूला, बट बेटा जी क्वेश्चन आने के चांस है। सैम्पल पेपर में क्वेश्चन था, सैम्पल पेपर में क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो याद करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ओवर 2 ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब थोड़ा सा पैटर्न और जान लीजिए कि कोई सर्कुलर वायर है, मान लो कि इस तरीके से उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है, देखो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो सीधी निकल जाती है। ध्यान से देखना, क्यों? क्योंकि देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे अपने हाथ को तो ऊपर जाएगा, ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होती है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होती है, ठीक है ना, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होती है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। कंफ्यूज हो जाओ तो बस स्ट्रेट वाली लाइन बना देना, उसके चारों तरफ रिंग्स बनानी है एंड उनकी डायरेक्शन उसके अलोंग ही बना देना, ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन उसके अलोंग ही बना देना। देखो उसके अलोंग होने के लिए इस वाले के अंदर डायरेक्शन कैसी होनी पड़ेगी? एंटी क्लॉकवाइज, और इस वाले के अंदर क्लॉकवाइज होनी पड़ेगी। अब मान लो कि बीच वाला करंट जो है उल्टा घूमता है, इसके अंदर तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा, क्लॉकवाइज घुमा तो
जो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइन है उसका नीचे आता, दैन इधर वाला क्या हो जाता क्लॉकवाइज, एंड आपका जो राइट साइड वाला है वो क्या हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से आप इस पैटर्न को ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट अपने को याद होना चाहिए। ओके, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आज के लेक्चर की, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट ये होता है कि किसी भी क्लोज पाथ, ठीक है ना, किसी भी क्लोज पाथ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका लाइन इंटीग्रेशन, जो होता है वो म्यू नॉट टाइम होता है उस क्लोज पाथ के अंदर आने वाले नेट करंट के, उस क्लोज पाथ के आने वाले नेट करंट की इक्वेशन ये होती है, ये इसे बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन। और क्लोज पाथ के लिए यहाँ पे देखो ये जो गोल सा साइन बनाती है क्लोज पाथ के लिए इंटीग्रेशन का साइन है, जोड़ने के लिए। ठीक है ना, तो किसी भी क्लोज पाथ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन है, यानी कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल अलॉन्ग एनी क्लोज पाथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट इनसाइड द क्लोज पाथ, ये बोलता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने ये ग्रीन कलर वाला पार्ट बनाया है तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल लिखूँगा, तो मैं क्या लिखूँगा? देखो समीशन आई टोटल करंट लिखना है, I1 ऊपर है पॉजिटिव लिख देते हैं, I2 नेगेटिव एंड I3 भी पॉजिटिव। इस तरीके से टोटल करंट लिखा जाएगा, तो सिमेट्री वाली प्रॉब्लम होती है वहाँ पे डेरिवेशन के लिए यूज होता है। लेकिन सर हमारे यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस क्या है? किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है? देखो बेटा जी, यहाँ पे सिमिलरली जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्वेश्चन बनता है वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन बनने का चांसेस है कि यहाँ पे जो आपने लेफ्ट साइड में लिखा है इक्वेशन में बी, उसके लिए कौन से करंट रिस्पॉन्सिबल है, और आपने जो राइट साइड में लिखा है समीशन आई, इसके लिए कौन से करंट रिस्पॉन्सिबल है। देखो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब यहाँ पे बी डॉट डी एल जरूर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सिर्फ इनसाइड द लूप में जो करंट आ रहे हैं उन्हीं की वजह से होगा। ये बिल्कुल गलत बात है, ध्यान से सुन लेना जो बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। मे भी आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ध्यान से सुनना कि यहाँ पे जो ये इक्वेशन का लेफ्ट साइड वाला पार्ट है जिसके अंदर बी आ रहा है, ये सारे करंट की वजह से है, ड्यू टू ऑल करंट जो आसपास है इसके, यानी कि I1 की वजह से भी है, I2 की वजह से भी है, I3 की वजह से भी है, I4 की वजह से भी है, और I5 की वजह से इनका कुछ नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा होगा वो है। तो यहाँ पे जब समीशन आई लिखोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ किनको कंसिडर करोगे? I1, I2 एंड I3। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी सेम बनता है, ठीक है। जब आप इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस लिखते हो समीशन क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, वहाँ पे क्यू जो होता है समीशन क्यू, उसको लिखने के लिए आप सिर्फ सरफेस के इनसाइड वाला चार्ज कंसीडर करोगे, लेकिन जो ई होता है उसके लिए सरफेस के बाहर वाला चार्ज भी कंसीडर किया जाता है। हालांकि हम जो क्वेश्चन जो डेरिवेशन करते हैं उसके अंदर नहीं होता है, बट एक्चुअल में ये चीज़ होती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है पहले, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। छोटी सी चीज़ है, एक्स्ट्रा चीज़ ध्यान रखने में हमारा कुछ नहीं जाएगा, बाई चांस आ गया तो सही हो जाएगा। इसी तरीके से इस एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन से हम थ्योरी पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड थिक सिलेंड्रिकल वायर की वजह से निकालते हैं, बाहर उसकी सरफेस पे और उसके अंदर। अभी डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सीधे फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो 3 पॉइंट है, 1 आउटसाइड है, सेकंड इनसाइड है, थर्ड आपका 3 पॉइंट है, 1 आउटसाइड, सेकंड आपका सरफेस पे और थर्ड आपका इनसाइड है। तो आउटसाइड पे तो सिंपल फॉर्मूला होता है जो स्ट्रेट वायर की वजह से होता है, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, और सरफेस पे आपका स्मॉल आर क्या बन जाएगा, कैपिटल आर बन जाएगा, तो म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई कैपिटल आर। अंदर थोड़ा सा बदल जाता है, कुछ नहीं करना, जो ऊपर वाला फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसके अंदर आप क्या करना, स्मॉल आर से मल्टीप्लाई करना और कैपिटल आर से डिवाइड कर देना, आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ये ग्राफ, अगर आप ध्यान से देखो, इनसाइड जो है बी जो है आर क्या है, उसकी एक्सिस से डिस्टेंस उस पॉइंट की जहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अगर आप ध्यान से देखो, जब तक पॉइंट अंदर रहता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उस टाइम पे जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। देन उसकी सरफेस पे आके मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो गई, मतलब सरफेस वाले पॉइंट की बात हो रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। देन उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देन ग्राफ डिक्रीज करेगा। ओके, बात समझ में आ रही है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, पहले इंक्रीज
देन मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा, देन उसके बाद डिक्रीज करेगा। बट इंक्रीज करने का पैटर्न और डिक्रीज करने का पैटर्न दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं बिकॉज इक्वेशंस अलग अलग हैं। ठीक है, इनसाइड कैसे वेरी करता है, आउटसाइड कैसे वेरी करता है, पता होना चाहिए। डेफिनेटली क्वेश्चन बनने के चांसेस है यहाँ से। अब बात कर लेते हैं सोलेनोइड की। मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनोइड फॉर वेरी लॉन्ग सोलेनोइड, इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनोइड की बात करें तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है अंदर यूनिफॉर्म होता है, साथ ही साथ उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई, जहाँ पे एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और अगर आपको टोटल टर्न और टोटल लेंथ पता हो तो N बाई कैपिटल L करके आप स्मॉल n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एंड पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो अंदर मोस्ट ऑफ द रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, उसकी आधी हो जाती है, उसकी हाफ हो जाती है। ठीक है ना, याद रखें इसको, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है ना, इसे सोल्व भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं टोरॉइड की तरफ। अब सोलेनोइड लंबी होती है, उसे घुमा के एक रिंग शेप दे दूं तो क्या बन जाता है, टोरॉइड बन जाता है। तो टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कैसा होगा, सर्कुलर होगा और यूनिफॉर्म होगा। तो उसके अंदर भी फॉर्मूला सेम होता है म्यू नॉट एन आई। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। फॉर्मूला वही स्मॉल एन का कैपिटल N बाई कैपिटल L रहता है। यहाँ पे L कितना हो जाएगा, 2πr, इसकी सरकमफेरेंस के बराबर। तो स्मॉल एन का फॉर्मूला N ओवर 2πr। जितने फॉर्मूले कराए हैं वो आई होप कि आपको याद हो गए हैं। अगर फिर भी नहीं हुए तो क्विकली रिवाइज कर लीजिए। जो PDF है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट रिवाइज करिए और आगे क्वेश्चन सॉल्विंग पे आ जाइए। चलिए क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं इसकी, क्योंकि मेन वही है, क्वेश्चन सोल्व करना आप सीखोगे। पहले मैं सोल्व कर रहा हूँ, अगर आपको आता है क्वेश्चन सोल्व करना तो रिवाइज करने आए हो तो देखिए कैसे हो रहे हैं नए क्वेश्चन। नया क्वेश्चन मिले आपको तो आप ज़रूर उसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप सोल्व करना सीख रहे हैं कि कैसे सोल्व करना है तो ध्यान से देखिए, पहले मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ, कैसे अप्रोच करनी है क्वेश्चन को, एक एक चीज़ ढंग से देखिए। कुछ बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि ये क्वेश्चन है, इसका ये सॉल्यूशन है, मतलब ये आंसर है, याद कर लेते हैं ऐसा क्वेश्चन आएगा इसका ये आंसर। बेटा जी ऐसे आप टर्म 1 के अंदर मार्क्स नहीं ला पाओगे। ठीक है ना, ऐसे टर्म 1 के अंदर मार्क्स नहीं ला पाओगे। अगर टर्म 1 के अंदर मार्क्स लाने हैं तो आपको कैसे अप्लाई करना है। देखो कॉन्सेप्ट ज़्यादा है नहीं, अभी जो पढ़ाया छोटा सा है, अगर आप 10 मिनट भी बैठोगे तो रिवाइज हो जाएगा, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट तो आपका 10% ही होगा, 90% आपका एप्लीकेशन पार्ट ही होगा। तो ध्यान से समझिए, ध्यान लगा के समझिए, सोते सोते चलते फिरते देखने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन आराम से बैठ के देखिए, समझ के देखिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और जितने MCQ क्वेश्चन करा रहा हूँ इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर यही आप ढंग से कर लेते हो तो काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन इस तरीके से अरेंज है कि पहले लो लेवल के क्वेश्चन आएंगे, देन हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अगर लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपको तो स्किप करके आप आगे जा सकते हैं। सीखने के पर्पज से आए हो तो ढंग से इत्मीनान से बैठिए और सीखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस। मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है। देखो मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं वैसे कि अगर चार्ज रेस्ट पे है, कोई चार्ज Q है, अगर वो रेस्ट पे है तो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। अगर कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लग जाता है। अगर चार्ज चेंजिंग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चेंजिंग वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी साथ में प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे बात हो रही है मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। तो चेक कर लीजिए, कहीं मूविंग चार्ज की बात हो रही है, इन लोगों ने डिफाइन नहीं किया कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम लिया, नहीं लिया, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, which one decide the direction of magnetic field lines of force due to straight wire which carries current। कौन डिसाइड करता है डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एम्पियर्स रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, कौन करता है। ऑब्वियसली बात अभी पढ़ के आए हैं, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है ना, राइट हैंड थंब रूल।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अभी बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्वेश्चन आता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का ही दूसरा नाम है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ही दूसरा नाम है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट होती है टेस्ला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यस इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सेक्शन ए में। सेक्शन बी में हायर लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। कुछ बच्चे सोचते हैं कि लो लेवल के क्वेश्चन क्यों करें, बेटा सब लेवल के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। इफ conducting wire carries a direct current through it, the magnetic field associated with the current will be। एक कंडक्टिंग वायर है जिसके अंदर करंट है, तो पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कहाँ कहाँ होगा। ऑप्शन ए बोल रहा है कि बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द कंडक्टर, नाइदर इनसाइड नोर आउटसाइड, ओनली आउटसाइड द कंडक्टर, ओनली इनसाइड द कंडक्टर। अभी हम पढ़ गए हैं आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस के 3 फॉर्मूले, ग्राफ भी पढ़ गए हैं, याद आ रहा है। मतलब इनसाइड भी होता है और आउटसाइड भी होता है। तो ऑप्शन ए टिक मारिए, आगे बढ़िए। ठीक है। 5 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट अबाउट द ऑलस्टेड एक्सपेरिमेंट। स्टेटमेंट 1 यानी कि पी बोल रहा है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप अराउंड इट। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट क्यू देखा था ना, स्ट्रेट वायर की वजह से इस तरीके से ऊपर आ रहा है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होती है। स्टेटमेंट क्यू बोल रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज वीक एट नियरर फ्रॉम द कंडक्टर कंपेयर टू फार पॉइंट। कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, पास जो है वीक होगा और दूर जो है ज़्यादा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर फॉर स्ट्रेट करंट के लिए। तो ध्यान से देखो, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर आ रहा है, मतलब पास होगा तो आर की वैल्यू कम होगी, पास होगा तो आर की वैल्यू कम, जब आर की वैल्यू कम होगी तो बी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और आर की वैल्यू जब दूर होगा तो ज़्यादा होगी, उस टाइम पे बी की वैल्यू कम होगी। यानी कि जो पास वाला पॉइंट है, जो नियर पॉइंट है, उसकी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो स्ट्रॉन्ग होगी। ये बोल रहा है कि वीक होगी, वीक एट नियरर पॉइंट, गलत बात है। ठीक है ना। ऑप्शन बी तो ट्रू, स्टेटमेंट पी ट्रू है और ये गलत है। देखो, बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स, पी इज ट्रू, क्यू इज फॉल्स। यस, सी ऑप्शन ध्यान से देखिए, पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स। ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट about the representation of magnetic field. Statement P, the magnetic field emerging out of the plane of the paper is denoted by dot, the magnetic field going into the plane of the paper is denoted by cross। ऑब्वियस सी बात है सर, ए से क्वेश्चन मिलने चाहिए हम लोगों को, है ना। बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, बायो-सावर्ट लॉ इंडिकेट दैट मूविंग इलेक्ट्रॉन जिसकी वेलोसिटी v है प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड बी सच दैट। बायो-सावर्ट लॉ के हिसाब से जो आपका एक इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे कि वायर के अंदर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे दौड़ रहा है v वेलोसिटी से, तो करंट कहाँ होगा, ऊपर होगा। इलेक्ट्रॉन अगर नीचे दौड़ रहा है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पड़ा है। ठीक है। तो यहाँ पे इससे r डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, ऊपर है तो अंदर की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो b जो है v के परपेंडिकुलर होगा, v के पैरेलल होगा, इनवर्स क्यूब लॉ फॉलो करेगा v के साथ, along the line joining electron and the point of observation। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी नीचे है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर आप ध्यान से देखो तो माइनस जे कैप डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि वाई एक्सिस की तरफ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ गया, यानी कि माइनस के कैप, है ना। एक वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, इनके अलोंग है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, तो ये दोनों तो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इट मीन्स बी और वी भी एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, an electric current passes through a long straight copper wire at a distance 5 cm from the straight wire. The magnetic field is B. The magnetic field at 20 cm from the straight wire would be 5 सेंटीमीटर दूर मैग्नेटिक फील्ड है वो B है, तो 20 सेंटीमीटर दूर मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं कि B डैश होगा। ये B डैश पूछा जा रहा है कि कितना होगा, तो यहाँ पे ये B लिखा जाएगा। मान लो कि करंट I फ्लो कर रहा है,
म्यू नॉट आई ओवर, बोलो बोलो यस, 2πr। सिमिलरली यहाँ पे म्यू नॉट आई ओवर 2πr। बहुत बढ़िया। तो ये म्यू नॉट आई ओवर 2πr की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एंड यहाँ पे म्यू नॉट आई ओवर 2πr की जगह 20 आ जाएगा। ठीक है, मेरे को बी डेस निकालना इन टर्म्स ऑफ बी, तो मैं क्या करता हूँ, इन बी डेस में बी का डिवाइड कर देता हूँ, बी डेस में बी का डिवाइड कर देता हूँ। बी डेस बाई बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 2π इंटू 20 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई ओवर 2π5। अगर इसे ध्यान से देखें, पलट देते हैं नीचे वाले को, आसानी से समझ में आएगा, है ना। इसको पलट के मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, तो 2π इंटू 5 ऊपर चला जाएगा और म्यू नॉट आई इधर आ गया। ठीक बात समझ में आया, वरना आपको जैसे करना कर सकते हो, सीधा काटना काट दो, अगर आता है तो। म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कट गया, 2π से 2π कट जाएगा एंड बचा 5/20, 5/20 ये यानी कि 1/4। बी डैश बाई बी आया 1/4, इट मीन्स कि बी डैश आ जाएगा b/4, बी डैश आ जाएगा b/4। क्लियर बात, बी डैश इज इक्वल टू b/4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बहुत सारे क्वेश्चन है, इनफ क्वेश्चन है, ठीक है। द वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न कैरिंग अ करंट, ए की टर्न दिया, एन की वैल्यू 1 है, प्रोड्यूस मैग्नेटिक इंडक्शन बी एट सेंटर इफ द सेम वायर ऑफ लूप इनटू अ कॉइल ऑफ 2 टर्न। सेम वायर, ठीक है ना, सेम वायर एल लेंथ की मान लेते हैं, तो अगर उसे 2 टर्न दे दिए जाते तो नई वैल्यू कितनी हो जाती सेंटर पे। देखो होगा क्या, पहले तो एक ही है, पहले एक ही है, मान लेते हैं कि एल लेंथ की वायर है, तो उसकी रेडियस आर मान लेते हैं, तो एल कितना हो जाएगा 2πr। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी कैसे लिखा जाता है, बी लिखा जाता है म्यू नॉट आई ओवर 2r। बिल्कुल सही बात। अब इसी सेम वायर से 2 टर्न बनाए गए, 2 टर्न बनाएंगे तो ऑब्वियसली बात है रेडियस छोटी हो जाएगी, लेकिन लेंथ उतनी रहेगी, कितनी लेंथ हो जाएगा 2π स्मॉल r इंटू 2, बिकॉज 2 टर्न बने हैं, ठीक है ना, 2 टर्न बने हैं, 2 टर्न बन गए यहाँ पे। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई ओवर 2r, 2 टर्न है तो मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई n करना है बताया था आपको, तो नया मैग्नेटिक फील्ड बी डेस ये आ गया। अब बस मेरे को r को लिखना है कैपिटल R के फॉर्मेट में, जिनमें हमारी हेल्प करेगा ये l। इस l की जगह मैं 2πr लिख देता हूँ, ध्यान से देखो, बड़े ही ध्यान से। 2πr इज इक्वल टू 2 इंटू 2π स्मॉल r, 2π से 2π कट गया, 2 इसके नीचे जाएगा तो स्मॉल r की वैल्यू आई कैपिटल R/2, रेडियस आधी हो गई, ठीक है। अब बी डैश देखो कितना आएगा, बच्चे क्या करते हैं सीधा डबल कर देते हैं, वहाँ पे गलत हो जाता है। तो देखो म्यू नॉट आई ओवर 2 इंटू R/2 इंटू 2, ठीक है। ये देखो 2 से 2 कट गया, कितना आया म्यू नॉट आई R इंटू 2, बी डैश इतना आ गया। फिर से मेरे को बी डैश को बी की टर्म में, तो जो लास्ट क्वेश्चन में प्रोसीजर फॉलो किया वही कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, बी डैश में बी का डिवाइड मार देता हूँ, है ना, बी डैश में बी का डिवाइड मार देता हूँ। बी डैश कितना आया म्यू नॉट आई ओवर R इंटू 2 डिवाइडेड बाई बी कितना है म्यू नॉट आई ओवर 2r। देखो पलट के लिख देते हैं, आसानी रहेगी, ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी में कभी कभार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो वो तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना पेपर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप ध्यान से देखो बी डैश बाई बी कितना आया, बाकी सारा कट गया, 2 इंटू 2 4 बचा है, तो बी डैश आया 4 टाइम्स बी, बी डैश आया 4 टाइम्स बी। जो बच्चा इतना ढंग से डिटेल में नहीं सोचेगा वो 2 टाइम्स बी लिख के आएगा कि रेडियस आधी हो जाएगी, 2 लूप बना देंगे तो, ठीक है ना। या फिर कोई ऐसे सोचेगा कि 2 लूप बना देंगे तो एन की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे नहीं करना बेटा, रेडियस भी आधी होगी और लूप भी 2 हो जाएंगे, तो टोटल रेडियस आधी होने की वजह से डबल और लूप 2 होने की वजह से फिर से डबल, तो टोटल 4 टाइम हो जाएगा, टोटल 4 टाइम हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, ठीक है ना। मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया है, आई होप आपको समझ में आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल लोकेटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल सच दैट r इज ग्रेटर देन a। वो r पे कैसे डिपेंड करेगा, देखो ऐसा बोल रहा है
कि एक करंट कैरिंग कोयल है जिसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है ना। ठीक है, मान लिया आई करंट फ्लो कर रहा है, बहुत बढ़िया बात। आगे चलो, यहाँ पे एक पॉइंट है P, इसकी रेडियस आपको A दे रखी है। हम लोगों ने R की फॉर्म में फॉर्मूला पढ़ा था, कितना पढ़ा था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इन्होंने R की वैल्यू दे दी कैपिटल है, कोई बात नहीं, और x की वैल्यू दे दी स्मॉल r। साथ ही साथ ये बोला है कि जो स्मॉल r है वो A से काफ़ी बड़ा है। तो इसके अंदर देखो वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से वेरी करेगा बस वो बताना है, यानी कि r पे कैसे डिपेंड करेगा। तो वैल्यूज़ डालेंगे तो म्यू नॉट आई r की जगह a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ध्यान से देखो r बहुत बड़ा है a से, r बहुत बड़ा है a से। मान लो कि ये 1000 यूरी, 1 की 1000 के सामने कोई औकात नहीं है ना, एक तरीके से बोले तो, है ना। तो हम a को नेगलेक्ट कर सकते हैं, a को नेगलेक्ट करेंगे देन यहाँ पे बनेगा 2r स्क्वायर की पावर 3/2। a को उड़ा दिया मैंने, क्यों उड़ाया, क्योंकि a बहुत छोटा है। देखो अब 2 से 2 कटा तो बना म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2r क्यूब। मेरे को बस बताना है कि r पे कैसे डिपेंड कर रहा है। अगर ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो तो r इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, सॉरी b इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है r क्यूब पे। यही बताना था, बी ऑप्शन देखो तो जरा। हाँ जी सर, यही बताना था। तो ऐसी कैलकुलेशन, कुछ बच्चे सोचते हैं सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। बेटा अगर आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए हैं, ठीक है ना, ऐसे कि यस सर ऐसे इग्नोर भी करना होता है, ऐसे इग्नोर करने वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम के अंदर कैसे करोगे। एग्जाम के अंदर आप वही क्वेश्चन कर पाओगे जिस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले से कर रखे हैं। इवन कुछ क्वेश्चन आपने कर रखे होंगे वही नहीं कर पाओगे। तो सोचो अगर करोगे नहीं तो क्या होगा। अभी भी टाइम है, प्लीज़ प्रैक्टिस शुरू कीजिए। अगर नहीं की है तो कर ली तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना, कर ली तो बहुत बढ़िया बात है, एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है ये 11। क्वेश्चन नंबर है ये 11। टू थिन मेटालिक स्ट्रिप कैरिंग करंट, द डायरेक्शन इज शोन, cross each other perpendicular without touching, being close to each other is shown in the figure. The region which contain some point 0 magnitude magnetic induction is। ठीक है, देखो ऐसे आपको कुछ अरेंजमेंट दिया है, एक वायर के अंदर करंट नीचे आ रहा है और इसके अंदर करंट आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 रीजन है, 1 2 3 4। आपको बताना है कि किसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है। उसके लिए कुछ नहीं करना, अपने को राइट हैंड पाम रूल समझाया था ना, बस वही करना। देखो इसके अंदर करंट नीचे जा रहा है, इसके अंदर करंट नीचे जा रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। देखो सबसे पहले तो मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको नंबर 1 नाम देता हूँ, इसको नंबर 2 नाम देता हूँ, आसानी रहेगी। नंबर 1 के अंदर करंट नीचे जा रहा है, तो नंबर 1 के राइट साइड में देखो करंट नीचे जा रहा है, राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। ध्यान से देखो, नीचे जाएगा करंट, नीचे जाएगा तो राइट साइड में करंट बाहर की तरफ आएगा, तो राइट साइड में मैं करंट क्या लगाता हूँ, बाहर की तरफ। यहाँ पे करंट बाहर की तरफ आएगा B1, और इसके अंदर भी करंट क्या आएगा, बाहर की तरफ आएगा B1, राइट साइड ही है। लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो देखो करंट नीचे जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट है, ठीक है, लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट है, तो मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, या आप घुमा के भी देख सकते हो, नहीं तो राइट हैंड पाम रूल, मेरा अंगूठा करंट की डायरेक्शन में है तो पाम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, तो लेफ्ट साइड में जो है अंदर की तरफ है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे B1 अंदर की तरफ है, ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर करंट जो है राइट टू लेफ्ट जा रहा है, इसके अंदर करंट सॉरी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो अंगूठा ऐसे कर दूँ, कर दिया अंगूठा। तो जो नीचे पॉइंट है, तो इस करंट कैरिंग वायर के नीचे जो पॉइंट है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, और जो करंट कैरिंग वायर के ऊपर की तरफ पॉइंट है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। देखो सेट कर लो ना, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, अंगुलियाँ उस पॉइंट की तरफ जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। जिस तरीके से आएगा ऊपर वाला पॉइंट, देखो अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, अंगुलियाँ ऊपर की तरफ, ऊपर वाले पॉइंट पे निकालना है, तो बाहर की तरफ आएगा ऊपर, और नीचे वाले पॉइंट पे अंदर की तरफ, ठीक है। तो मैं इसे दूसरे पेन से बना रहा हूँ, तो B2 नीचे वाले पॉइंट में अंदर की तरफ, यानी कि यहाँ पे B2 नीचे आएगा, यहाँ पे B2 नीचे आएगा, ऊपर वाले में ऊपर आएगा B2, और इसमें भी ऊपर आएगा। अब ध्यान से देखो, रीजन नंबर 2 और 3 को आप देखिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में कैंसिल आउट होने का कोई चांसेस नहीं बन रहा है। 2nd और 3rd में नहीं होगा, 1st और 2nd में कभी ना कभी चांस बनेगा।
कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए और नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए। तो फर्स्ट और फोर्थ ये रहा डी ऑप्शन, ध्यान से देखो। आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, एक बार और प्रैक्टिस करना। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? A long wire carries a steady current bent into a circle of one turn and the magnetic field at the center of the coil is B. It is then bent into a circular loop of n turn. The magnetic field of the center of the coil is। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन अभी हम करके आए हैं, दो कोयल वाला वैसा ही कुछ है ना, वैसा ही कुछ है, सेम क्वेश्चन अलग टाइप से पूछ लिए। मान लो कि एल लेंथ की वायर थी, एक एल लेंथ की वायर को जब एक टर्न के सर्कल में आप लोगों ने बनाया, उसके अंदर करंट फ्लो कराया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट आई ओवर 2r, अगर इसकी रेडियस r हो तो, ठीक है। यहाँ पे l कितना हो जाएगा? 2πr, यही आपको दे रखा है। अब इसी सेम वायर को हम लोगों ने n टर्न में जोड़ दिया, n टर्न्स बना दिए, तो रेडियस छोटी हो जाएगी। इस तरीके से बनाया होगा ना, n टर्न्स में बनाया होगा पास, तो लेंथ तो उतनी है, यानी कि लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? सर्कमफेरेंस 2πr इंटू एन, टोटल n है ना, ये लेंथ के बराबर। लेंथ पहले जितनी ही है, वहाँ पे हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे n दे रखा है, तो n से मल्टीप्लाई कर लिया। अगर उसका आंसर आपको याद है तो इसके अंदर आप n की वैल्यू 2 डाल के ऑप्शन वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। फिर भी थोड़ा सा फंस जाओगे, पूरा कर लेते हैं। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा बी डैश, वो कितना होगा? म्यू नॉट आई ओवर 2r, ठीक है, इंटू एन, ये मत भूलना, इंटू एन, बहुत बढ़िया बात, इंटू एन। कैपिटल एन लिख दी, अच्छा स्मॉल एन लिखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल एन ही लिख दो। क्वेश्चन ने स्मॉल एन दे दिया, टोटल टर्म्स स्मॉल एन में से पर यूनिट यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, बी डैश इतना होगा। अब क्या करता हूँ मैं, आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। आर की वैल्यू निकालने में फिर से हमारी एल हेल्प करेगा, तो एल को लिखा 2π कैपिटल आर, ये आया एन इंटू 2π स्मॉल आर, 2π से 2π कटा, स्मॉल आर की वैल्यू आई कैपिटल आर बाय स्मॉल एन, ठीक है। तो नया मैग्नेटिक फील्ड बी डैश आ गया म्यू नॉट आई ओवर 2r बाई एन इंटू एन। इस n को ऊपर पहुंचा देते हैं, तो बी डैश आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई ओवर 2r एन स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो, ये b है, देख लो, म्यू नॉट आई ओवर 2r b है, तो बी डैश आ गया एन स्क्वायर टाइम b, ये रहा बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को आप याद भी रख सकते हो, सोचो कि ये फॉर्मूला याद रख लो आप। इस अगर ये क्वेश्चन आया तो डायरेक्टली हो जाएगा, 2 लूप वाला आया तो डायरेक्टली हो जाएगा, होना ही है। n की वैल्यू 2 रखनी है, 3 आएगा तो आंसर आएगा 9b, 4 आएगा तो आंसर आएगा 16b। याद रख लो, तो कितना टाइम बचेगा, बाकी आप पे डिपेंड करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। 2 कॉन्सेंट्रिक, एक ही जगह सेंटर है, कोयल्स each of radius equal 2π centimeter are placed at right angle to each other. Current of 3 ampere and 4 ampere are flowing in the coil respectively. The magnetic induction बताना है आपको सेंटर ऑफ द coil। देखो बेटा, ये क्वेश्चन में चाहूँगा ना कि आप स्टार लगा लो, एंड ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आने के पक्के चांसेस है, 90% मान लो कि आपको टर्म 1 में देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन है ही ऐसा। क्या बोल रहा है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि 2 वायर है, ठीक है ना, करंट कैरिंग वायर सर्कुलर, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इस तरीके से रखी हुई, लेकिन उनका सेंटर एक ही जगह है, ये रहा देखो सेंटर, ठीक है। उनके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर करंट मान लो कि ऐसे I1 और इसके अंदर I2। मैं जनरल फॉर्मूला डिराइव कर देता हूँ, है ना, वैल्यू बाद में डाल लेंगे। जिसकी वजह से मान लो कि I2, इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है, तो इनके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। देखो इंडिविजुअल की वजह से, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, देखो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, घुमाओ ना, हाथ घुमाओगे, देखो इस तरीके से है, तो इस साइड में आएगा, है ना, इस साइड में आएगा, लेफ्ट नहीं राइट, है ना, राइट है ना ये आपके हिसाब से। ओके, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 बाहर की तरफ बोल देता हूँ। इसी तरीके से वो लूप आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऊपर से देखोगे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा,
ऊपर की तरफ, जिसे मैं P2 बोल देता हूँ, सिंस magnetic field intensity is a vector quantity, you have to अपने को क्या करना पड़ेगा, वेक्टर क्वांटिटी है तो अपने को यहाँ पे वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए सर B1 और B2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, डेफिनेटली B1 और B2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। साथ ही साथ दोनों के अंदर एंगल 90 डिग्री है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो साफ साफ पता पड़ गया कि मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा जो होगा अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो आगे से जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोनों की वजह से निकाल के क्या करना है, स्क्वायर करके जोड़ के अंडर रूट लेना है, ये याद रखना, ठीक है ना। कैसे करना है, कैसे आता है ये फॉर्मूला वो मैंने आपको बता दिया। अब B1 कितना होगा, B1 सभी को पता है, रिंग की वजह से उसके सेंटर में म्यू नॉट आई ओवर 2r1, I1 भी आ जाएगा, है ना। B2 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I2 बाई 2r2, इन केस रेडियस अलग अलग हो। तो इस क्वेश्चन में रेडियस आपकी सेम ही दे रखी है दोनों के अंदर, तो कितना आएगा, म्यू नॉट I1 दे रखा है 3 एम्पियर, ये लो 3 ओवर 2, R1 दे रखा है 2 पाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना ना भूले, 10⁻², ठीक है। इसी तरीके से ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 पाई 10⁻²। क्लियर बात मेरी। अब इन्हें आगे और सोल्व कर लो, आगे सोल्व करोगे तो म्यू की वैल्यू डाल दो 4 पाई इंटू 10⁻7, देखो 4 पाई नीचे कट जाएगा तो 3 इंटू 10⁻−7 और नीचे पड़ा है 10⁻², वो 4 पाई काट दिया। सिमिलरली यहाँ आएगा 4 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई 10⁻², सोल्व किया तो बना B1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻5 एंड B2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻5। We have to calculate B, which is equals to अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 3 इंटू 10⁻5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10⁻5 का स्क्वायर। 10⁻5 कॉमन आके बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16 25 बनता है, 25 कितना हो जाएगा, 25 रूट से बाहर आ जाएगा तो 5 बन जाएगा। तो B इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻5 टेस्ला। ओके, इस तरीके से करना है। पूरा सॉल्यूशन एग्जाम में करोगे तो आपको डेफिनेटली टाइम लगेगा। मेरा सजेशन है प्लीज़ रिमेंबर इट, इसे याद रखें, हेल्प होगी आपको, एग्जाम में टाइम बचेगा, वो टाइम आप बाकी क्वेश्चंस में दे सकते हो जो वहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना, पहली बार देखने पे आपसे नहीं हो रहे, वो टाइम आप दे सकते हो वहाँ पे। क्लियर बात। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। यस सर, आ जाते हैं, तो टाइम हो गया, आ जाओ फटाफट निपटा देते हैं। अब हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन एट हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड से 4 मीटर हाइट पे एक पावर लाइन यानी कि करंट दौड़ रहा है 100 एम्पियर का, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, इसको ईस्ट मानते हैं, इसको वेस्ट मानते हैं, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। तो ये लो 100 एम्पियर का करंट। द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली बिलो ऑन द ग्राउंड, ओहो, इसके जस्ट नीचे ग्राउंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर होगा और कौन सी डायरेक्शन में होगा। देखो डायरेक्शन देखने के लिए आपको इसका टॉप व्यू देखना पड़ेगा। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है, देखो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके नीचे देखना है इस वायर के, तो वो तो कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। ध्यान से देखो कहाँ जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है करंट, ठीक है, करंट राइट टू लेफ्ट जा रहा है इस तरीके से, तो अंगूठा करंट की डायरेक्शन है, देन इसके नीचे वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो बाहर की तरफ आएगी, हमारे इस डायग्राम के हिसाब से बाहर की तरफ आएगी। ध्यान से समझना, अटेंशन चाहिए आपका यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बाहर की तरफ आएगा, समझ में आ गया होगा, इधर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखा और जिस पॉइंट की तरफ, नीचे वाले पॉइंट की तरफ चाहिए तो हथेली कहाँ आ रही है, बाहर की आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। अब यहाँ तो सर साउथ नॉर्थ ये पूछा है ना, वैल्यू भी पूछी, चलो वैल्यू तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
साउथ और नॉर्थ देखने के लिए आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये डायग्राम बनता है। कहाँ पढ़ते हैं सर ये पढ़ते हैं काइनेमैटिक्स में, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लीजिए। अब ये बाहर की तरफ आया, ऊपर से टॉप से देखने पर ये होगा। तो अगर आप इधर से देखने पर बाहर की तरफ आ रहा है, तो टॉप से देखोगे तो साउथ की तरफ आएगा ना। देखो ये आपका ईस्ट हो गया, ठीक है, डायग्राम के हिसाब से ये ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, देन ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है, नॉर्थ और ये साउथ। तो हमारा करंट कहाँ जा रहा था, उस डायरेक्शन में जा रहा था, ईस्ट टू वेस्ट। वो कहाँ आ रहा था, बाहर की तरफ आ रहा था। बाहर की तरफ देखो क्या है, साउथ, बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ क्या है, साउथ। तो साउथ वाली डायरेक्शन में आएगा। तो नॉर्थ वाले ऑप्शन तो गलत हो गए, नॉर्थ वाले ऑप्शन तो गलत हो गए। अब नॉर्थ वाले ऑप्शन गलत हो गए, इसकी वैल्यू भी अपने को निकालनी पड़ेगी। वैल्यू निकालने के लिए सीधा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, आई की वैल्यू 100 दे रखी है, 2 पाई इंटू आर की वैल्यू यही हो जाएगी 4 मीटर। ये लो 2 पाई, ये 2 टाइम्स कट गया, देन ये 1/2 और 100 आपका 50 टाइम, बी इज इक्वल टू आ गया आपका 50 इंटू 10⁻⁷, और वी कैन से बी इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। ये वैल्यू आ गई। डायरेक्शन हम लोगों ने पहले निकाल ली थी, साउथ डायरेक्शन। तो 5 इंटू 10⁻⁶ साउथवर्ड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर से आप खुद से ट्राई करिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है डायरेक्शन की वजह से, कैलकुलेशन सिंपल है। डायरेक्शन आप देखिए, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ये थोड़ा सा पंगा है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए carries a steady current I. The current is uniformly distributed over its cross section. The ratio of magnetic field at A/2 and 2A is. बना दो भाई साहब, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ना, एम्पियर सर्किटल लॉ से क्वेश्चन आया है। आ जाइए, इसकी रेडियस ए है, बहुत बढ़िया, and the current is uniformly distributed over the cross section. The ratio of magnetic field at A/2 and 2A, A/2 यानी कि हमारा पॉइंट कहीं यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ होगा नंबर 1 पॉइंट, 2A यानी कि बाहर होगा नंबर 2 पॉइंट। फॉर्मूला याद है ना, A/2 देन ये 2A। देखो बाहर तो कोई पंगा ही नहीं है, B2 निकालने के लिए सीधा म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई 2A, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए आ गया, ठीक है। इक्वेशन 1 बना के रख लो। B1 निकालना है, इनसाइड फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई स्मॉल आर ओवर 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ आएगा म्यू नॉट आई स्मॉल आर की वैल्यू A/2, ठीक है ना। देखो इस पॉइंट पे निकालना A/2 पे, और 2 पाई रेडियस की वैल्यू ए का स्क्वायर। कितना आया ध्यान से देखो, अगेन मेरे को दिखाई दे रहा है ये सेम आ रहा है, म्यू नॉट आई ए ओवर 4 पाई ए स्क्वायर। एक ए से एक कट जाएगा, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए बनेगा। इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप ध्यान से देखो, दोनों के दोनों सेम है, तो डिवाइड करोगे तो रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following correct representation of variation of magnetic flux density B with respect to R for a long straight current carrying wire। ठीक है, देखो यहाँ पे थिक और थिन कुछ नहीं बोला है, और साथ साथ वहाँ पे वो ग्राफ भी नहीं दिख रहा है अपने को, सिर्फ और सिर्फ थिन वायर की वजह से देख लेते हैं। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर होता है। B और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जब R इंक्रीज करेगा तो B डिक्रीज करेगा। एक ही ऑप्शन है जहाँ पे आपको इसे दिखाई दे रहा है, कौन सा ऑप्शन है, देखो डी ऑप्शन। बाकी तो देखो ये हो ही नहीं सकते, इंक्रीज कर रहा है। आर को इंक्रीज करोगे तो बी डिक्रीज करेगा, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी कि एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, इन पे आ जाते हैं। तो एसर्शन रीजन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या डायरेक्शंस है वो पढ़ लीजिए कि ए ट्रू होगा या आर ट्रू होगा। दोनों ट्रू होंगे तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, यही सब है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। एसर्शन बोल रहा है
कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। बिल्कुल सही बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ी होगी तो ये पता होगा, चैप्टर नंबर 5 में आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही बात है। चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा आपको। मूविंग चार्ज और करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही बात है। मूविंग चार्ज और करंट, करंट क्या होता है एक तरीके से मूविंग चार्ज, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यस सर करता है, हम लोगों ने फॉर्मूले भी देखे हैं। बहुत बढ़िया बात है। तो दोनों जो है करेक्ट रिलेशन है, बट इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। तो ए ट्रू है, आर भी ट्रू है, बट आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। तो ये कौन से ऑप्शन में सेट हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो बी ऑप्शन को, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप बी लगाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज कोज्ड बाय करंट एलिमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट आई डी एल इज इक्वल टू डी बी म्यू नॉट डी एल क्रॉस आर। देखो सारा कुछ सही लिखा है इन्होंने, बच्चा जो है टिक मार देगा इसको, लेकिन आई मिसिंग है, आई नहीं है बेटा, आई किधर है, आई तो नहीं है सर, आई नहीं है, तो रीजन इज रॉन्ग एंड असर्शन इज ट्रू। तो रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू है, ये आपका सी ऑप्शन में, तो इसमें आप सी टिक मारोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, चार्ज वेदर स्टेशनरी और मूविंग प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे कहते भाई साहब, अभी हम सबसे पहला क्वेश्चन याद करो, सबसे पहला क्वेश्चन, स्टेशनरी होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए मोशन में होना चाहिए, गलत। तो मूविंग चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस, ये भी तो गलत है, दोनों ही गलत है। असर्शन भी रॉन्ग, रीजन भी रॉन्ग, ठीक है। ये असर्शन भी रॉन्ग, रीजन भी रॉन्ग, ऐसा आपका ई ऑप्शन होता है, ठीक है ना। सैंपल पेपर में भी था, ये आपका ई ऑप्शन होता है कि दोनों गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, डायरेक्ट करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक रोड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बोथ इनसाइड और आउटसाइड द रोड, सही बात है। इनसाइड आउटसाइड ग्राफ भी पढ़ रखा है, बिल्कुल सही बात है। देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इनसाइड द रोड, ये कैसा हुआ, चार्ज कैरियर का फ्लो नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो होगा, गलत बात है। असर्शन ट्रू है, रीजन गलत है, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, द मैग्नेटिक फील्ड at the end of very long current carrying solenoid is half that of at center, पढ़ा था ना, म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता है, सेंटर पे म्यू नॉट एन आई होता है, या बाकी एंड को छोड़ के, एंड के आसपास एरिया को छोड़ के बाकी जगह म्यू नॉट एन आई होता है, एंड पे म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता है। असर्शन सही है। मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ सफिशिएंटली लॉन्ग सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, ठीक है, अंदर यूनिफॉर्म होता है, एंड पे थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, एंड पे थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज हाफ दैट ऑफ द सेंटर, सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सफिशिएंटली लॉन्ग सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, ठीक है, दोनों ही ट्रू है, दोनों ही ट्रू है, लेकिन आपस में कोई रिश्ता लग नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Question number 6, मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट विथ अ मूविंग चार्ज ओनली। मैग्नेटिक फील्ड जो है मूविंग चार्ज के साथ इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करने का मतलब उस पर फोर्स लगाता है। तो याद करो फोर्स का फॉर्मूला आया था क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा है, अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा है यानी कि रेस्ट पे है, तो उसका वी जीरो होगा, वी जीरो होगा तो एफ जीरो होगा, इसे अपन बोलते हैं इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। फोर्स लगा रहा है तब बोलते हैं इंटरेक्ट कर रहा है, नहीं तो बोलते हैं इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट विद अ मूविंग चार्ज ओनली, सही बात है। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही बात है। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही बात है, लेकिन दोनों का कोई रिलेशन है नहीं, दोनों का कोई रिलेशन है नहीं, तो इसमें भी आप बी टिक मारोगे, इसमें भी आप ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इसी टाइप के AR टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, जितना थ्योरी पोर्शन रिवाइज किया है, क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट बनते थे करा दिए, घबराने की जरूरत नहीं है। इतने अगर आप ढंग से समझ लोगे ना, ढंग से बात कर रहा हूँ, याद नहीं करना कि ये क्वेश्चन इसका आंसर ये, तो डेफिनेटली आपका टर्म 1 के अंदर चैप्टर नंबर 4 के इस पार्ट से प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि सेकंड पोर्शन इसका, वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
और आपको लग रहा है कि सर डेफिनेटली कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।